हेलो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आ गए। तो 22 बेटा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है स्क्रीन पर है। मतलब इतना छोटा सवाल नहीं था। गणित की आवश्यकता पड़ रही है सवाल के अंदर। अगर त्रिकोणमिति का टेबल नहीं है तो गणित की आवश्यकता पड़ रही है। चलिए शाबाश, आगे चलेंगे। ओके, तो अब जो है अगला सवाल लेंगे। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 24। 22 था ना, 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखें एक बार। 23 में क्या है? शाबाश, आपको विविध कोणों के क्राउन कांच व फ्लिंट कांच के प्रिज्म दिए गए हैं। प्रिज्मों का कोई ऐसा संयोजन सुझाइए। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको समझेंगे, है ना। ऐसा तो ये बताओ पहले, कौन से कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है सभी रंगों के लिए? कौन से कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, इसे समझेंगे क्या सवाल है। मतलब कहीं अगर लॉजिकल सवाल आ गया कंपटीशन में तो सर गड़बड़ हो जाएगी, ये तो अजीब सा सवाल है, हैं? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 9-23, 9-23, ठीक। तो एन फ्लिंट बड़ा होता है एन क्राउन से, इस बात को समझना पहले। मतलब फ्लिंट कांच जो होता है उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्राउन वाले से, ठीक। अब दो प्रिज्म है तुम्हारे पास। एक प्रिज्म जो है तुम्हारे पास, एक प्रिज्म जो है तुम्हारे पास, ये वाला प्रिज्म है तुम्हारे पास फ्लिंट का, फ्लिंट ग्लास। और एक प्रिज्म है तुम्हारे पास क्राउन का, क्राउन कांच का प्रिज्म है तुम्हारे पास। दो प्रिज्म है तुम्हारे पास, ठीक। क्या कहा कि कुछ ऐसी विधि सुझाइए। पहली विधि क्या है? ए में, ए में क्या कह रहा है बेटा? ए में कह रहा है श्वेत प्रकाश संकीर्ण पुंज को बिना अधिक प्रक्षेपित किए विचलित कर दे। मतलब विचलित कर दे, विचलन हो जाए, प्रक्षेपित किए बिना। पहले में श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को अधिक विचलित किए बिना प्रक्षेपित कर दे तथा विस्थापित कर दे। दो सवाल हैं। ए में पूछा है भाई विचलन तो हो, विचलित तो करे, लेकिन रंगों का भेद ना हो। विचलन तो हो जाए लेकिन रंग ना हो, रंगों का भेद ना हो, मतलब रंग अलग अलग ना हो। अब रंग अलग अलग होना क्या है? मतलब जिसे हम कहते हैं ना प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो। तो पहले में क्या है? प्रकीर्णन का अभाव। मतलब प्रकीर्णन ना हो तथा विचलन हो जाए, ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति में इसका उल्टा हो, प्रकीर्णन हो जाए, विचलन का अभाव हो। मतलब कितना टेक्निकल सवाल है ये है तुम्हारा सवाल। अच्छा, अगर प्रिज्म को उल्टा फिट करें, ये तो बात पक्की है भाई, प्रिज्म को उल्टा अगर फिट कर दें आप, है ना, तो विचलन या प्रकीर्णन कम हो जाते हैं। अब देखो, अगर हम प्रिज्म को उल्टा फिट कर दें इस तरीके से, एक दूसरे के उल्टा लगा दें ऐसे, और ऐसे लगा दें यूँ, ठीक। तो कहानी क्या है कि कोई प्रकाश किरण पुंज आती है ऐसे, यूँ जाती है ऐसे, और यूँ समांतर निकल जाती है ऐसे। अगर मुझे विचलन नहीं करना है तो ए बी के समांतर ए डैश बी डैश होना चाहिए। ए बी के समांतर क्या होना चाहिए? ए डैश बी डैश। विचलन नहीं, विचलन जो है वो लगभग जीरो। अच्छा, विचलन कैसे होता है? विचलन का फॉर्मूला क्या होता है ना? विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखा तुम्हें, डेल्टा
n-1 और प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म के कोण ये होते हैं, तो इसे बना लेते हैं ना, इसे बदल देते हैं बेटा, इसे कर देते हैं m और n, इसे कर देते हैं m डैश और इसे कर देते हैं n डैश। ये प्रिज्म है। तो यहाँ से मान लीजिए विचलन होता है Δ1, यहाँ से होता है Δ2, तो फार्मूला क्या लग गया फिर, Δ1 इसका कोण मान लेते हैं A1 और इसका कोण मान लेते हैं A2, सॉरी Δ1 A1 और इसका इंडेक्स मान लेते हैं, ये कौन सा, ये है मान लीजिए हमारा, इसका इसे मान लेते हैं फ्लिंट और इसे मान लेते हैं क्राउन। तो क्राउन मान लीजिए पहले आया, तो इसे लिख देते हैं n क्राउन -1 और प्लस इसका कोण मान लेते हैं A1, इसका कोण मान लेते हैं A2 और n फ्लिंट -1 टोटल 0, ये आ जाएगा। इसमें ये प्रिज्म उल्टा लगा है, ध्यान रखना, ये प्रिज्म उल्टा लगा है, तो यहाँ पे अगर माइनस लगा दोगे ना बेटा तो भी चीज़ चलेगी, नहीं तो वो माइनस में आ जाएगा कोण। एक प्रिज्म यूँ लगा है, एक प्रिज्म यूँ लगा है, तो इसके लिए क्या शर्त आ गई, A1 n क्राउन -1 बराबर A2 n फ्लिंट -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, n फ्लिंट जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका कोण कम होगा, यानी A2 को कम करना पड़ेगा A1 से। और कैसी किरण होनी चाहिए, Mn के समांतर M' n होना चाहिए, यानी यहाँ जो स्टोरी बन रही है Mn के समांतर M' n' होना चाहिए, ये है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रकीर्णन विचलन तथा विचलन न हो जाए, विचलन नहीं होगा, समांतर हो। दूसरे केस में कह रहे हैं कि साहब विचलन हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रकीर्णन हो जाए, विचलन का अभाव हो, प्रकीर्णन का अभाव हो और विचलन हो जाए, ये की स्थिति क्या है, विचलन का अभाव, ये स्थिति क्या है, विचलन का अभाव, विचलन का अभाव। क्यों, क्योंकि Mn के समांतर है M' n', तो विचलन कब होता है, जब कोण घूम जाता है, मतलब जिस दिशा में प्रकाश डाला गया है उस दिशा से भिन्न दिशा में किरण निकले, तो उसे क्या कहते हैं, विचलन। विचलन कौन होता है, तो विचलन तो आया नहीं, विचलन की शर्त बना दी। दूसरे केस में प्रकीर्णन विचलन का अभाव, प्रकीर्णन हो जाए, मतलब रंगों को अलग अलग किया जा सके, रंगों को अलग अलग किया जा सके, रंग अलग अलग हो जाएं। इसमें रंग श्वेत प्रकाश है, ये कैसा प्रकाश है, श्वेत, ये भी कैसा प्रकाश है, श्वेत, इसमें कुछ नहीं हुआ। देखो प्रकीर्णन का अभाव है, रंग अलग अलग नहीं हुए हैं, और विचलन हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे विचलन का अभाव है, तो श्वेत प्रकाश नहीं है, बल्कि यहाँ पे 7 रंग हैं। कैसे रंग हैं, विबग्योर, इधर से बनेगा विबग्योर, ऐसे, क्योंकि विचलन का अभाव है, तो रंग अलग अलग हो जाएंगे, मतलब जिस दिशा में ये जा रहा है प्रकाश उसी दिशा में निकलेगा, रंग अलग अलग होंगे, तो यहाँ विचलन का अभाव है। इसी प्रकार दूसरा अरेंजमेंट करें तो विचलन हो जाएगा, रंग नहीं निकलेंगे, तो यहाँ कैसा प्रकाश होगा, श्वेत, यहाँ कैसा प्रकाश होगा, श्वेत। प्रिज्म कैसे लगेंगे, उल्टे। इस बार ये जो फ्लिंट कांच वाला इसको पहले लगा दो, जो फ्लिंट कांच वाला, इस केस में क्या करें, फ्लिंट कांच वाले को पहले लगा दो, ये फ्लिंट कांच वाला लगा दिया, और क्राउन कांच वाले को बाद में लगा दो। हाँ ये भी ठीक है, इसको क्राउन कांच वाले को बाद में लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक। ये तरीका हो गया। एक तरीका ये भी हो जाएगा कि लगा तो दो क्राउन वाले को ही पहले, लेकिन ये जो कोण है इसका, इसको बेटा बड़ा कर दो, ताकि इस केस में प्रकीर्णन हो, मतलब रंग अलग अलग होने हैं, तो क्या करें, इसको कोण को बड़ा कर दो, तो रंग
अलग अलग हो जाएंगे। प्रकीर्णन हो जाए, विचलन का अभाव, मतलब विचलन कम से कम हो, प्रकीर्णन हो जाए, मतलब रहे तो सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश। तो कुल मिला के ऐसा सवाल, मतलब अजीब सी भाषा का ये सवाल है ना। शाबाश। कुल मिला के दोनों प्रिज्म एक दूसरे के उल्टे लगाएंगे, है ना। इस स्थिति में यहाँ के जो कोण होते हैं, जैसे A1 A2 है या इनके अपवर्तनांक हैं, उनको सेट किया जाता है बेसिकली दोनों कंडीशन में। एक बार विचलन होता है कम और प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। जब कोण बढ़ा देते हैं दूसरे वाले का, मतलब इस वाले का कोण बढ़ा देते हैं अगले वाले का, है ना, तो प्रकीर्णन हो जाता है, विचलन कम हो जाता है ना। हालांकि हैं दोनों, एक कम है एक ज़्यादा है। अब देख पहले केस में देखा विचलन का अभाव है, इसका मतलब प्रकीर्णन तो हो रहा है, देख प्रकीर्णन तो हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब प्रकीर्णन तो हो रहा है, विचलन का अभाव है। अब दूसरे केस में देख प्रकीर्णन का अभाव है, रंग विभक्त नहीं हुए हैं, मान लो यहाँ से लाइट डाली जो निकल के आ गई, तो रंग नहीं, ये भी श्वेत प्रकाश है, ये भी श्वेत प्रकाश है, लेकिन विचलन हो रहा है। ये किसी और दिशा में जा रही है और ये किसी और दिशा में निकल रही थी, तो विचलन तो हो रहा है ना। तो कुल मिला के सेटिंग का मामला है, एक्सपेरिमेंटल सवाल है, प्रायोगिक क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत हो गई इस सवाल पे बहस, आगे बढ़ेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23 का बाद आ गया 24। अच्छा खासा चैप्टर है, मतलब अच्छी खासी दिमागी खुराक देने वाला चैप्टर है, दिमागी कसरत। अब देखो अगला सवाल आ गया 9-24। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा स्पष्ट दर्शन का निकट बिंदु नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर पर होता है। जो ठीक ठाक आंख होती है उसका दूर बिंदु कहाँ होता है, कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है। हालांकि अनंत तक दिखता नहीं है लेकिन ऐसा है कि भाई दूर तक देख सकते हैं, और निकट बिंदु 25 पर होता है। नेत्र का स्वच्छ मंडल कॉर्निया लगभग 40 डायोप्टर की अभिसरण क्षमता प्रदान करता है तथा स्वच्छ मंडल के पीछे जो लेंस है आंख का, कॉर्निया के पीछे, वो लगभग 20 डायोप्टर की अल्पतम यानी कम से कम 20 डायोप्टर की अभिसरण क्षमता प्रदान करता है। स्थूल आंकड़े के आधार पर जो नेत्र लेंस है उसका प्रास बताइए। तो सबसे पहले तो सवाल को समझाइए मतलब सबसे पहले सर सवाल को समझाइए, मतलब सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा हम उत्तर का सर जवाब का हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले समझना है, मान लीजिए ये है नेत्र, ये मान लीजिए नेत्र गोलक है, इसे बोलते हैं नेत्र गोलक, लगभग गोलाकार आकृति का होता है। नेत्र गोलक में आँख का लेंस, तो यहाँ होता है इसमें आँख का लेंस, नेत्र लेंस, ये हो गया नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बाहर जो होती है, नेत्र लेंस के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं, देखो ये झिल्ली जो है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। तो कॉर्निया 40 डायोप्टर की पावर बनाती है, P1 कितनी बनाती है? 40 डायोप्टर। और नेत्र लेंस जो है अपनी खुद की पावर बनाता है P2 कम से कम 20 डायोप्टर, इसे ज़्यादा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर ये दोनों मिल जाएं तो कुल पावर हो जाती है 60 डायोप्टर, यानी कुल पावर जो होती है, कुल क्षमता बन जाती है P1 प्लस P2, ये बन जाती है 60 डायोप्टर। अच्छा, यहाँ इस लेंस की कम से कम फोकस दूरी इस्तेमाल की गई है, अल्पतम, सॉरी अधिक से अधिक,
क्योंकि कम से कम क्षमता है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? अधिकतम होगी। यानी ऐसी स्थिति में जब वस्तु अनंत पे होती है, जब वस्तु अनंत पे होती है, ठीक, तो लेंस क्या करता है? कम से कम क्षमता का इस्तेमाल करता है। तो कुल मिला के 60 डायोप्टर की क्षमता का उपयोग अनंत पर रखी वस्तु के लिए किया जाता है। तो प्रतिबिंब बनना कहाँ है? रेटिना पर। ये है रेटिना। ये क्या है? ये है रेटिना। भाई रेटिना पर ही बनना है ना। प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा। क्या जाता है? तो अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तभी तो वस्तु दिखेगी। तो रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी कितनी हो जाएगी? नेत्र लेंस से दूरी। भाई अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना पर। और वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। तो ये रेटिना से दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी v मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बन गया और u कितना हो गया? वो अनंत हो गया। अच्छा, क्षमता कितनी इस्तेमाल हो रही है? क्षमता हो रही है 60 डायोप्टर। ठीक, तो अब लगा देते हैं 1/v माइनस 1/u, 60 डायोप्टर। इसे लगा देंगे 100/60 फोकस दूरी। अगर क्षमता 60 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में? 100/60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी, कुल फोकस दूरी, मतलब कॉर्निया और लेंस की मिलाकर है ये। ठीक। अच्छा, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। तो फिर 1/v माइनस अनंत बराबर 100/60। तो 1/v तो कितना हो गया? 10/6, मतलब 5/3। तो 5/3 सेंटीमीटर ये आ गया। ये दूरी है, मतलब प्रतिबिंब यही बनेगा, इसी दूरी पे बनेगा। भाई देखो, ये जो दूरी है ये है रेटिना की दूरी। ठीक, तो क्या हो गई? रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी। पक्की बात है। आंकड़े तो ऐसे ही है ना। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाए। चलो दूसरी बात पकड़ेंगे। अब देखो, अब इन्होंने कहा यदि वस्तु d बराबर -25 सेंटीमीटर पर हो तथा प्रतिबिंब 5/3 सेंटीमीटर पर बने, मतलब कहाँ बने? रेटिना पर बने। क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि 5/3 यानी 1 मिनट 100/7। अरे बेटा उल्टा लिख दिया इसको उल्टा लिख दिया। 1/f होना था ना, 1/f। ये पावर है 1/f, 100/60, 60/100 है ना। तो इसको सीधा करना था ना, 100 और ये हो गया 3/5। तो v जो आ रहा है वो आ रहा है 5/3, मतलब लिखा यहाँ सही लिखा है, वहाँ उल्टा लिख दिया। 1/f होना चाहिए था ना। 1/f होती है पावर, तो 100 से भाग कर लो यार, सेंटीमीटर है ना, बन जाएगा वो सेंटीमीटर में मीटर के बजाय। खैर,
फोकस दूरी मीटर में आ जाती है ना। अच्छा 60 डायोप्टर है, यहाँ देखो, यहाँ 60 डायोप्टर, तो फोकस दूरी कितनी होगी 1/60, तो 100/60 हो जाएगी सेंटीमीटर में। यहाँ लगना क्या है, 1/f लगना है, तो 60/100 लगेगा है। खैर ये भी बात समझ में आ गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या मैंने कही। हाँ चलो ठीक, मतलब जाने क्या मैंने कहा और जाने क्या तुमने सुन लिया, मतलब बात बन गई धीरे धीरे। चलो आगे चलो, मनोरंजन करते बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत अजीब सा चैप्टर है, थका देता है मतलब। हाँ तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, पर बनना तो रेटिना पर ही है, अंतिम प्रतिबिंब तो यहाँ बनना है। लेकिन इस बार वस्तु कहाँ रखनी है, वस्तु रखनी है इस बार 25 सेंटीमीटर पर, तब भी तो दिखेगा ना। देखो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना तो चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे भी दिखे, अनंत पे भी दिखे। तो ऐसे केस में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये कितनी होगी, प्रतिबिंब बनेगा इसी पे 5/3 पे, वस्तु रखी जाएगी -25 पे, तो ये हो गया 3/5 और प्लस 1/25, तो ये हो गया 5 5 25 15, ये हो गया एफ जो आ गया, ये आ गया 25/16, ये आ गया ठीक। तो एफ बराबर 25/16 सेंटीमीटर के लिए आँख की, तो आँख यहाँ होगी ना, आँख की क्षमता, समंजन क्षमता, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता, तो कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1600/25। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको भाग करेंगे 100 से, मीटर बनाएंगे पहले, फिर उल्टा कर देंगे मीटर बना के, 100 से भाग करोगे तो मीटर बन जाएगा इसका, तो ये बन जाएगी। ये कितनी होगी, ये होगी 64 डायोप्टर ठीक। अच्छा कम से कम कितना डायोप्टर है, 60, अधिक से अधिक कितना डायोप्टर है, 64, तो कितना डायोप्टर का फर्क है, 4 ठीक। अच्छा अब नेत्र लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, नेत्र लेंस की क्षमता पहले कितनी थी 20, कॉर्निया की कितनी थी 40, अब टोटल कितनी हो रही थी पहले 60। अच्छा कॉर्निया की तो अभी भी 40 है, तो नेत्र लेंस की कितनी हो जाएगी 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर। बात समझ में आ रही है, बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। अब कितना हो गया 64 पक्का, इसमें 40 किसकी है, कॉर्निया की, तो बची कितनी 24। भाई कॉर्निया की थोड़ी ना घटती बढ़ती है समंजन क्षमता, कॉर्निया की तो 40 है, और अधिकतम कितनी हो गई आँख की 64, तो 64 में से क्या घटा दो, 64 माइनस 40, तो कितनी हो गई 24। पहले 60 थी, 60 माइनस 40 तो कितनी हो गई 20। तो देखो यहाँ आंकड़े देखो, क्योंकि ये किसकी है, ये तो कॉर्निया की है कि नहीं, कॉर्निया की। पहले आंख की कुल कितनी थी 60, कॉर्निया की कितनी थी इसमें 40, नेत्र लेंस की कितनी थी 20। अब कुल कितनी है 64, कॉर्निया की कितनी है इसमें 40, तो नेत्र लेंस की कितनी है 24, तो नेत्र लेंस की कितनी हो गई 20 से 24, 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर हो गई। ऐसे 20 डायोप्टर कब करती है काम, जब वस्तु अनंत पे होती है। 24 डायोप्टर कब करती है काम, जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पर होती है। पक्की बात है, सेट है मामला। हाँ मतलब इतना हलवा नहीं है सर, ये तो बड़ा दुखदाई सवाल था सर। हिला दिया दिमाग मतलब इसने। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। न जाने क्या होगा
25 में हमारा हाल, क्योंकि 24 में हाल हो गया खराब। चलिए शाबाश, मतलब एनसीईआरटी को पूरा ईमानदारी से किया जाए, मतलब तुम्हें बना देगी पहलवान। अगर एनसीईआरटी को ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो तुम्हें बना देगी फिजिक्स का पहलवान। पता नहीं क्यों लोग एनसीईआरटी से मतलब ईर्ष्या करते हैं, पता नहीं। जब एनसीईआरटी की बात आती है ना तो अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। क्या है इसमें, सरकारी किताब है ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या करें इसे पढ़ के, समझ में तो कुछ आता नहीं है, इसमें से कुछ आता नहीं है पेपर में, करके छोड़ देते हैं एनसीईआरटी। और फिर छूट जाता है सब, कुछ फॉर्मूले कुछ परिभाषा वगैरह रट्टे मार लेते हैं डेरिवेशन के, पेपर में पास हो जाते हैं, आगे जाके बेकार खत्म। खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमें क्या लेना है, कोई कुछ भी करे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 9/25 ये कह रहे हैं, क्या निकट दृष्टि अथवा दीर्घ दृष्टि दोष द्वारा आवश्यक रूप से यह ध्वनित होता है कि नेत्र ने अपनी समंजन क्षमता आंशिक रूप से खो दी है? यदि नहीं तो इन दृष्टि दोषों का क्या कारण हो सकता है? मतलब एक थ्योरेटिकल सवाल है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर नेत्र लेंस खराब हो जाए तो दृष्टि दोष आता है। लिखा जाता है, यदि नेत्र लेंस में दोष हो, मतलब वो खराब हो जाए, तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या यह आवश्यक है? ये इनका सवाल है। मतलब क्या दृष्टि दोष केवल नेत्र लेंस खराब होने से ही उत्पन्न होता है? दूसरा लॉजिक ये कहना चाह रहे हैं, क्या दृष्टि दोष केवल नेत्र लेंस खराब होने से ही उत्पन्न होता है? कहा यदि नहीं तो उचित कारण बताइए। उचित कारण बताओ, ये इनका सवाल है। मतलब यहां तक सवाल है सवाल समझने में दिमाग हिल जाए मतलब ये सवाल है, सवाल को पढ़ो ठीक से आराम से तो पता चलता है कि भाई जो निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। अच्छा, दृष्टि दोष कौन से हैं सामान्यतया? दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं सामान्यतया? एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष, या दीर्घ दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ये दो नॉर्मल सी बीमारियां हैं आंख में आने वाली। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ दिखती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है याद आ रहा है मतलब नाम का उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है भाई निकट की वस्तु तो साफ दिख रही है तुम्हारी, पर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। जब दूर बिंदु होता है वो निकट आ जाता है, तो इसका मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। और दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु साफ दिखती है, जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। 25 के बजाय 50 पे दिख रही है भाई। सामान्यतः आँख कितनी सेंटीमीटर पे देखती है? 25 पे। अब 25 पे कुछ दिखता नहीं है, 50 पे जाके दिखता है, तो इसका मतलब निकट बिंदु दूर चला गया, तो इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, है ना। और अनंत पे देख सकती है आँख, तो पास आ गया निकट बिंदु, दूर का नहीं दिखता, पास लाओ तो दिखे, तो इसका मतलब दूर बिंदु निकट आ गया है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया दूर बिंदु का निकट आ जाना, और दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया निकट बिंदु का दूर चले जाना।
खैर इनके अपने निवारण है। कह रहा है आंख नेत्र लेंस सही है, आंख का जो लेंस है वो सही है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। जो आंख का लेंस है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेत्र लेंस ठीक है, नेत्र लेंस ठीक है, फिर भी दोष है, दोष हैं, मतलब दोनों दोष हैं। निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, दोनों दोष हैं फिर भी। तो क्यों है जब नेत्र लेंस ठीक है? इसका कारण होता है कि आंख में जो नेत्र गोलक है, बहुत ध्यान से समझना, ये है नेत्र गोलक। और ये कैसा है? ये सामान्य। और नेत्र गोलक के पीछे यहाँ है रेटिना, पर्दा। ये क्या है? ये है रेटिना। और यहाँ है नेत्र लेंस। ये देखो, ये रहा नेत्र लेंस। ये भी ठीक है, मतलब नेत्र लेंस ठीक है, कोई इशू नहीं है, नेत्र लेंस ठीक है, रेटिना ठीक है, सामान्य आंख है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक, आप जरा सोचो, अगर नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाए, क्या हो गया? बढ़ा हुआ नेत्र गोलक। जरा सोचना ठंडे दिमाग से, बढ़ा हुआ नेत्र गोलक, तो क्या होगा? रेटिना यहां खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा? ये हो गया रेटिना। जबकि रेटिना सामान्य आंख का यहां पर है और ये बढ़ा हुआ नेत्र गोलक है, तो रेटिना खिसक गई। तो ऐसे हाल में बीमारी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब यहां बनाना पड़ेगा। भाई सामान्य आंख, नेत्र आंख का जो नेत्र लेंस है वो तो यहां बना सकता है प्रतिबिंब, यहां पे बना सकता है, जितना होना चाहिए ईमानदारी से। अब नेत्र गोलक बढ़ा हुआ है, किसी का जन्मजात है, पैदाइशी है, जन्म से ही है। तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए साहब, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए, 10 साल के बच्चे को साहब चश्मा लग गया साहब। बस इसका लेंस खराब नहीं है उसका, लेंस की समस्या नहीं है, समस्या है नेत्र गोलक की। नेत्र गोलक छोटा है या फिर वो बड़ा है। तो मान लीजिए नेत्र गोलक बढ़ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? रेटिना के बजाय प्रतिबिंब पीछे, सामान्य जहां होना चाहिए उसके पीछे चली गई रेटिना, रेटिना की नई स्थिति हो गई है, तो ले जाना पड़ेगा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो प्रतिबिंब यहाँ बनना था वो पीछे हटाना पड़ेगा। तो निवारण किया जाएगा। निवारण कैसा निवारण किया जाएगा? फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी, फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो आँख की कुल फोकस दूरी क्या करना पड़ेगा? बढ़ानी पड़ेगी। तो फोकस दूरी बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? अवतल लेंस लगाना पड़ता है। ये देखो, चश्मा अवतल लेंस का लगेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी अगर बढ़ गई तो प्रतिबिंब पीछे सरक जाएगा, जहां नेत्र गोलक मतलब जहां रेटिना चला गया है। तो सवाल का जवाब मिल गया कि दरअसल नेत्र गोलक का आकार कम या ज़्यादा, ये कोई दृष्टि दोष नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये दृष्टि में दोष नहीं है ये, लेकिन इसका जो निवारण है वो दृष्टि दोष की तरह किया जाता है। निवारण कैसे किया जा रहा है? दृष्टि दोष की तरह किया जा रहा है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जा रही है। ये कहानी कब होती है? ये कहानी कब होती है? जब बहुत दूर वस्तु होती है। वस्तु दूर है ना,
उत्तल लेंस कब लगाते हैं? यहाँ, जब यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाना पड़ता है पीछे बड़ा करके। तो किस तरह की दृष्टि का निवारण हुआ ये, किस तरह के दृष्टि दोष का निवारण हुआ ये? वस्तु अनंत पे, तो ये कैसा है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की तरह निवारण हुआ है। लेकिन किंतु यह कोई दृष्टि दोष नहीं है, ध्यान देना, यह कोई दृष्टि दोष नहीं है। मतलब निवारण तो दृष्टि दोष की तरह हुआ है, लेकिन यह कोई दृष्टि में दोष नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। नेत्र गोलक ऐसे क्यों होते हैं? कहना साहब ये तो जन्मजात हो जाते हैं कई बार। ये कैसे होते हैं? जन्मजात हो जाते हैं, और उम्र बढ़ने पर यह समस्या अपने आप हल भी हो जाती है कई बार। 10 साल के बच्चे को चश्मा लगा, 10 साल के बच्चे को चश्मा लग गया, लेकिन जब ये बच्चा 20 वर्ष का हुआ, जब इसकी उम्र 20 साल हो गई, तो चश्मा हट गया। इसका मतलब इसका नेत्र गोलक पहले आकार में ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, बाकी चीज़ें सारी शरीर में वृद्धि होती गई, तो नेत्र गोलक भी सेट आ गया। अब इसको चश्मे की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इस बच्चे की आंख में कोई समस्या नहीं है, आंख के नेत्र लेंस में या कॉर्निया में इसकी कोई समस्या नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं है। मतलब इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये। निर्माण में गड़बड़ है, जन्मजात हो सकता है। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे चलते हो। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25। शाबाश। ये चैप्टर सामान्य विज्ञान में रखा जाए, मतलब कहते हैं ना भाई लाइफ में काम आती हैं चीज़ें, है ना, तो वो भी इस चैप्टर में तब भी बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। 9-25। शाबाश। चलिए अब लेते हैं 9-26, क्वेश्चन नंबर 9-26। शाबाश। ओके, चलिए चलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए। शाबाश। हाँ, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए, ठीक है। अब देखो यह है 9-26। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए इतना का चश्मा उपयोग कर रहा है। अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से +2 डायोप्टर चश्मे की आवश्यकता होती है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये एक बीमारी है जिसे बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। इस बीमारी का नाम क्या है? जरा दूरदर्शिता। मतलब दोनों दृष्टि खराब है, दूर वाला भी प्रॉब्लम में है और पास वाली दृष्टि भी प्रॉब्लम में है। ठीक, तो इससे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, जब निकट दृष्टि है तो एक लेंस लगाया गया, इसे हम कहते हैं कि वस्तु दूर से पास लाना है तो अवतल लेंस लगाया करते हैं उसमें, है ना, निकट दृष्टि दोष में। अभी बताया था निकट दृष्टि दोष कैसा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। क्षमता क्या है? सिंपल सवाल है। पावर क्या है? पावर है -1 डायोप्टर। ये तो समस्या है इसकी, भाई दूर की वस्तु नहीं दिखती इसको, तो ये लेंस लगाता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष भी है इसको, ये पास की वस्तु भी नहीं पढ़ सकता, है ना,
इसकी पावर कितनी है, यह है 2 डायोप्टर, उत्तल लेंस भी लगाता है। ठीक, अब इसके बाद कितनी दूर तक की वस्तु, मतलब कितनी दूर से ज्यादा दूर, मतलब कितनी दूर तक देख सकता, उसके आगे नहीं देख सकता। तो इसका कंसेप्ट ये आता है, इस पहले केस में देखें, अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें, तो कहाँ तक का देख सकता है, तो लेंस कितना लगा है, 1 डायोप्टर माइनस में। ठीक, तो ये हो जाएगा, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, फोकस दूरी हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। अच्छा, 100 सेंटीमीटर से परे का दिखेगा ही नहीं इसको, -100 सेंटीमीटर, यानी आंख से 100 सेंटीमीटर अधिक से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। 100 सेंटीमीटर में अनंत पे कोई वस्तु है तो उसको 100 सेंटीमीटर पे लाना पड़ता है, इसका मतलब ये हो गया। अब दूसरे वाले में दूरदृष्टि के लिए क्या करता है ये बंदा, मतलब अखबार वगैरह पढ़ना चाहेगा कि नहीं, दूरदृष्टि के लिए फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो डायोप्टर कितना है 2, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चा, हुआ कि यह व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अतः व्यक्ति की दर्शन प्रास, क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान देना, दर्शन प्रास, विजिबल रेंज, क्या बोले अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे सर, विजिबल रेंज कितनी है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है, मतलब 50 से कम का दिखता नहीं और 100 से ज्यादा का दिखता नहीं, तो क्या दिखता है, सर 50 से 100 का दिखता है। चलिए, तो ये कैसी बीमारी है, जरा दूरदर्शिता, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, शाबाश। चलो हो गया ये तो, फिर ये मतलब ये तो सिंपल बढ़िया सवाल था ये तो। बुढ़ापे से पहले बुढ़ापे की बीमारी की खबर आ गई, मतलब बुढ़ापे में होने वाली बीमारी की खबर आ गई, मतलब बुढ़ापे से पहले। शाबाश। चलिए 26 हो गया, 27 चलेंगे, 27 क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। शाबाश, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 को। मतलब वीर तुम धीर तुम हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, होता ना, वीर तुम बढ़े चलो, बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे हम, धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, हैं, तो एनसीईआरटी कर रहे हो ना, तो वही कहानी हो गई, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। शाबाश। कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज धारियों की कमीज पहने किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है। क्वेश्चन नंबर 27, 9-27। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना, इसे बोलते हैं अबिंदुकता। कैसी बीमारी है ये, अबिंदुकता, ये है दोष। और निवारण क्या है, निवारण है बेलनाकार लेंस।
बेलनाकार लेंस ये है, मतलब छोटे छोटे बेलनाकार लेंस का संयोजन बना के लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया, देखो सवाल को पढ़ लो पहले। कोई व्यक्ति क्षैतिज धारियों की कमीज पहने किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है। वह क्षैतिज धारियों की तुलना में ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर धारियों को अधिक स्पष्ट देखता है, मतलब जो वर्टिकल है उसको देखता है, क्षैतिज को नहीं देखता। अब मान लो कमीज में ये हैं धारियां और ऊर्ध्वाधर और ये हैं क्षैतिज। कह रहा है ये जो धारियां हैं ये वाली ये दिखती हैं स्पष्ट और ये स्पष्ट नहीं दिखती हैं। स्पष्ट मतलब ये धुंधली दिखती हैं। हम कह सकते हैं साहब ये जो है ये धुंधला है ये वाला। ठीक, तो कौन सी बीमारी है? इस बीमारी को बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं इसको? अबिंदुकता। एस्टिग्मैटिक, एस्टिग्मैटिक अबिंदुकता, हाँ एस्टिग्मैटिक। पहले बोल देता मैंने, जरा दूरदर्शिता को मैंने एस्टिग्मैटिक लिख दिया, ठीक कर लेना उसको क्योंकि एस्टिग्मैटिक होती है अबिंदुकता। जरा दूरदर्शिता को क्या बोलेंगे फिर? ओल्ड एज। इसे बोलते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। और खैर अंग्रेजी में नाम याद नहीं आते, छोड़ो, होगा जो होगा। कुल मिला के इसे बोलते हैं अस्टिग्मैटिक, एस्टिग्मैटिक। ओके, अंग्रेजी के नाम मतलब कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं आते, तुरंत याद नहीं आते, खासतौर से क्योंकि बायोलॉजिकल नेम है ना, बाकी सब तो ठीक है। तो इसका नाम वो है, उसका नाम ये है, इसमें झंझट है। तो क्या करते हैं इसके लिए? बेलनाकार लेंस लगाकर इसका निवारण करते हैं। बस 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 बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो कैसे बेलनाकार लेंस लगेंगे भाई? देखो इसका ऊर्ध्वाधर तो ठीक है ना, तो कैसे लेंस लगेंगे बेलनाकार? यही वाले लगेंगे यार, छोटे छोटे बेलनाकार लेंस लगेंगे, क्योंकि इसमें खराबी है ना। शाबाश। ओके, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28, 9/28। लंबी यात्रा है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। कोई निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का व्यक्ति छोटे अक्षरों में छिपी वस्तु को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले उत्तल लेंस से आवर्धक लेंस का उपयोग करके देखता है, पढ़ता है। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेंटीमीटर का लेंस है। वह निकटतम व अधिकतम दूरियां ज्ञात कीजिए जहां वह उस पुस्तक को आवर्धित द्वारा पढ़ सकता है या आवर्धन लेंस द्वारा पढ़ सकता है। तो 25 सेंटीमीटर है दूरी, व्यक्ति की सामान्य दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा लगा रहा है? 5 सेंटीमीटर का लगा रहा है। ठीक है, तो क्या करें भाई? कम से कम अधिक से अधिक दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की अधिक से अधिक दूरी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है, तो फोकस पे रख के पढ़ ले, क्या हर्ज है भाई? फोकस पे रख के, फोकस तक तो देख सकते हैं ना उत्तल लेंस में। मान लो कोई लेंस लगा के देख रहे हैं तो फोकस तक तो देख सकते हैं, क्योंकि फोकस तक तो बड़ी आभासी प्रतिबिंब बननी ही बननी है। कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए तो देख लेंगे वस्तु, यानी यू क्या होना चाहिए? बस अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना दें? 25 पे बना लें, और यू और 5 ऐसा कर लें। ठीक, अब देखो जरा, -1/u 1/5 प्लस 1/25, -1/u, तो ये हो गया 6/25, तो यू हो गया -25/6, तो यू कितना हो गया? -6 चौक 24, बचे 10, 6 एकन 6, बचे 4,
और 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो 5 सेंटीमीटर। और कम से कम दूरी अब कितनी आ गई? कम से कम दूरी वस्तु की कम से कम दूरी ये हो गई 4.17 सेंटीमीटर। मतलब 4.17 सेंटीमीटर से कम पे नहीं रख सकता वो, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है? -25 पे। भाई आँख 25 वाली है, 25 सेंटीमीटर से पहले बन गया मान लो प्रतिबिंब, दिखेगा थोड़ा ही कुछ इसको। तो कहाँ रखना है? यू पे। अब यू आ गया देख, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? मतलब फोकस दूरी क्या मान ली? 5। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? 25 पे। पहले केस में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? अनंत पे। कितना ही बड़ा कर लो, कहाँ रख दिया? 5 सेंटीमीटर पे। मतलब किसी लेंस के फोकस तक मैं बड़ा कर, तो बहुत बड़ा दिखेगा मेरे को, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर मैं पास ला रहा हूँ तो कम से कम 25 पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। बस 25 से पास की चीज़ तो मैं देखता ही नहीं हूँ। तो दूसरे केस में कहाँ रख लिया? लगा लिया प्रतिबिंब -25 पे। ठीक, ओके। तो उस केस में कितनी दूर रखना पड़ेगा? 4.17 सेंटीमीटर। ठीक, तो कम से कम दूरी कितनी होगी? 4.17 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से 4.17 पे रखना पड़ेगा। अधिक से अधिक कितना है? 5। तो भाई ये कहानी है और कुछ नहीं। कहता है अधिकतम और न्यूनतम कोणीय आवर्धन कितना है? अधिकतम और न्यूनतम कोणीय आवर्धन है। तो कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय आवर्धन m ये होता है 25/u, मतलब d/u होता है। d कितना है? 25। तो पहले केस में कितना हो जाएगा? 5 लगा दें, 5 सेंटीमीटर को रख रहे हैं पहले केस में। तो जो हो गया 5, ये कितना हो गया? ये हो गया न्यूनतम। दूसरे केस में कितना हो जाएगा? 25। कहाँ रखा वस्तु को? यहाँ रखा, देखो 25/6 पे। तो 25/6 दूसरे केस में हो गया 6, ये हो गया अधिकतम। कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दें, कोणीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? पक्का करें, ये होता है कोणीय आवर्धन d/u। और u कैसा लगता है? प्लस में। ये क्या लिखा है? ये है मोड, यानी मैग्नीट्यूड। u की वैल्यू यहाँ माइनस में नहीं लगाया करते, देखो आया है ना माइनस में नहीं लगाया करते। क्या करते हैं? d/u। इसे कहते हैं कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा, रेखीय आवर्धन क्या होता है? बताओ, रेखीय आवर्धन याद दिलवाऊं? हाँ सर दिलवा दो, पक्का कर लेंगे सर। ये होता है v/u। ये रेखीय आवर्धन है लेंस के लिए। शाबाश। कोणीय आवर्धन कब निकाला जाता है? तुलना की जाती है। आँख के सामने वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखें, एक कोण बनाती है आँख, बिना लेंस के। आँख को, वस्तु को कहाँ रख दें? 25 सेंटीमीटर पर। जितना कोण अंतरित करती है वो कोण। और जब वस्तु को रख दें फोकस पे, सॉरी, जब वस्तु का प्रतिबिंब बना लें 25 सेंटीमीटर पर, 25 पे आँख देखती है तो कहीं ना कहीं वस्तु को रखना पड़ेगा। तो वो u है, ये जितना u यहाँ दिया है तो d/u है, कोणों का अनुपात है। तो कोणीय आवर्धन प्राप्त किए जाते हैं 25 सेंटीमीटर की तुलना में। पहले वस्तु को कहाँ रखें? 25 पर, कोण बना लें आँख पर। फिर वस्तु को कहीं और रखें पास में और प्रतिबिंब बना लें 25 पर। फिर अनुपात देख लें कौन का है। ये है स्टोरी। चलिए, खैर ये कोणीय आवर्धन तो मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, चलिए, कोणीय आवर्धन थ्योरी में जाके देख सकते हैं बेटा, कोणीय आवर्धन थ्योरी में जाके देख सकते हैं। ओके, शाबाश, हो गया क्वेश्चन। सरल है, समझदारी ठीक ठाक है, अगर समझने की शक्ति ठीक ठाक है तो ठीक ही है। चैप्टर ऐसा नहीं है कि भाई, पर प्रॉब्लम है, बेसिक जो है थोड़ा सा गड़बड़ है।
अब वो क्यों गड़बड़ है, एजुकेशन स्टैंडर्ड की समस्याएं हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, वो सारी समस्याएं हैं, हम क्या कर सकते हैं सर। चलिए अब आया 9:29, 9:29, 29। शाबाश। तो इस सवाल के बाद फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। इस लेक्चर में 29 कर देते हैं फाइनल, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। शाबाश। चलिए तो कह रहे हैं एक कार्ड शीट जिसे 1 mm² साइज के वर्गों में विभाजित किया गया है। एक कार्ड शीट, एक कार्ड शीट, बेटा ये है कार्ड शीट, इसमें वर्ग हैं ऐसे, और ये हैं 1 mm वाले ऐसे, यानी कार्ड शीट में ये जो ऊंचाई है वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये भी 1 mm है। मतलब ये कार्ड शीट में ये वर्ग है, ऐसे समझ लेना बात को, ठीक। अब ये कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले, किताब में शायद 9 छपा है, ठीक कर लेना बेटा, और इसको रखा गया है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। आवर्धन कितना होगा और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मान लीजिए मैं इसको वस्तु मान लूँ और लेंस के सामने रखूँ, इसको वस्तु मान लूँ और लेंस के सामने रखूँ, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको वस्तु मान लेता हूँ और लेंस के सामने रख देता हूँ ऐसे, ओके, हो गई वस्तु। कितनी दूर रखना है इसको, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। इस लेंस का फोकस 10 सेंटीमीटर है, चेक कर लेंगे, ठीक। तो कुल मिला के इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आवर्धन क्या होगा, ठीक। चलिए तो 1/v माइनस 1/u 1/f, 1/v माइनस 9 बेटा 1/10, 1/v 1/10 माइनस 1/9, तो v बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक। तो आवर्धन कितना हो गया, आवर्धन कितना हो गया, आवर्धन होता है m v/u, v कितना है 90, u कितना है -90, शाबाश, और ये है -10, 9 -9, वस्तु कितने पे रखी है 9 पे, तो आवर्धन हो गया m बराबर 10, ठीक। तो प्रतिबिंब में आवर्धन हो गया 10 गुना, यानी ये जो 1 mm है प्रतिबिंब में कितना हो जाएगा बेटा, प्रतिबिंब में कितना हो जाएगा ये 1 mm, एक स्क्वायर कितना बड़ा दिखाई देगा, देखो ये प्रतिबिंब बन जाएगा, 1 mm हो जाएगा 10 mm, पक्की बात है। ये भुजा कितने की है 1 mm की, प्रतिबिंब में कितनी हो जाएगी 10 mm की, तो दूसरी भुजा भी 10 mm की हो जाएगी अपने आप। तो क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, जो प्रतिबिंब में बना वर्ग उसका, इमेज में जो गया बड़ा दिख रहा है वर्ग, ये कितना हो जाएगा 10 गुना 10, ये हो जाएगा 100 mm², ठीक। यानी इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं सर। तो बन गया बड़ा, हो गया। तो ये पहला सवाल था, ये इसका पहला सवाल था। दूसरे में क्या पूछा इसमें, देखें जरा, लेंस का कोणीय आवर्धन क्या है। तो कोणीय आवर्धन क्या होता है, बताओ कोणीय आवर्धन क्या होता है, कोणीय आवर्धन क्या है, ये होता है बेटा d/u, d कितना है 25, u कितना है 9, और d u कैसा लगता है प्लस में, ये आ गया। लो कोणीय आवर्धन तो पता होता ना, d/u, u कितना था माइनस में 9 था, तो यहाँ क्या लगाओगे 9 लगाओगे, माइनस में 9 नहीं लगाओगे, कोणीय आवर्धन माइनस में नहीं हुआ करता, ये आ गया कोणीय आवर्धन, सिंपल। आगे क्या कहा, कह रहा आवर्धन क्षमता
कोणीय आवर्धन बराबर हैं और नहीं। कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता है ना, ये बराबर नहीं है। क्या ए में आवर्धन क्षमता बी में आवर्धन बराबर हैं? आवर्धन क्षमता यहाँ दोनों में, मतलब ए और बी में। देखो ये है आवर्धन, इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। और ये क्या होता है? कोणीय आवर्धन। तो कोण का अनुपात है ये। वस्तु पर अंतरित कोण जब वह 25 सेंटीमीटर पर हो, किससे अनुपात है? जब वस्तु का प्रतिबिंब 25 पर हो, वस्तु कहीं और रखी हो, तो ये वो अनुपात होता है। और ये आवर्धन है V/U। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग धारणा है। ये धारणाएं कैसी हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। समझ रहे बारी? इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। रेखीय आवर्धन अलग है, आवर्धन कोणीय आवर्धन अलग चीज है। इनके सोचने का आधार अलग अलग है। ये तो सिंपल है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ये है। ये नहीं है, ये प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार नहीं है। ये अलग अवधारणा है। इसकी जरूरत पड़ती है, काम आती है ये भी, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, है ना। ये वाला जो है आवर्धन क्षमता, इसको भी बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं। इसमें कोई बोलने में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना। कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर ये क्या हुआ करता था, कोणीय आवर्धन ये होता नहीं। बोलने में इसको भी आवर्धन क्षमता बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं, लेकिन दरअसल ये कोणीय आवर्धन है, ये रेखीय आवर्धन है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है ना। हाँ, बराबर हो सकते हैं। अगर वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख लो, है ना, 25 सेंटीमीटर पर रख के बना लूँ, तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि बराबर हो सकते हैं। दोनों बराबर आ जाते हैं फिर, है ना। खैर, इट नॉट कि ये बराबर कहाँ होंगे, वो हमारा अब का विषय नहीं है, पर है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और ये दोनों पढ़ाए गए हैं जब आवर्धन पढ़ाया गया है, थ्योरी में जाके देखिए वीडियो लेक्चर के अंदर। और अगर कहाँ कन्फ्यूज़न खड़ा होता है यहाँ पर कोई, तो रिपीट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अगले लेक्चर में अगला सवाल करेंगे। शाबाश, डन।